हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टेंस। आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस क्या होता है, टेंस कहते किसे हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हम बारी बारी से हम एक एक करके टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं, आपको पता चल गया होगा कि हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। हम देखते हैं टेंस होता क्या है। तो टेंस में हम देखेंगे कि टेंस क्या है। टेंस क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम यानी एक्शन, कोई काम यानी कि एक्शन कब हुआ है, कोई काम कब हुआ है, यानी कि भूतकाल में या वर्तमान में या भविष्य में, यानी भविष्य मतलब फ्यूचर में, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि कौन काम कब हुआ है। तो हम अब देखेंगे कि टेंस क्या है। टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या है। टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम यानी कि एक्शन कब हुई है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और कि फ्यूचर में। और हम देखेंगे कि टाइप ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार, यानी कि अब बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भैया पास्ट क्या कहलाता है, प्रेजेंट क्या कहलाता है, फ्यूचर क्या कहलाता है। हम आपको बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट क्या कहलाता है और फ्यूचर क्या कहलाता है। हम देखते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि पहले तो प्रेजेंट ही देखें कि प्रेजेंट मीन्स होता क्या है। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, और टेंस मीन्स होता है काल, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है जो बिल्कुल अभी हो रहा हो, जो काम बिल्कुल अभी हो रहा हो, जो काम बिल्कुल अभी हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मैं खाना खाता हूँ, यानी कि आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, यानी कि बिल्कुल अभी हाल ही आप खाना खा रहे हैं। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो काम पहले हो चुका हो, जो काम पहले हो चुका हो उसे हम कहते हैं पास्ट, यानी कि भूतकाल। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया लेकिन अब पता नहीं कब खाया, यानी कि हम पहले खा चुके हैं। खाया यानी कि पहले, भूतकाल में बात चल रही है, तो आई एट फूड। अब इसी तरीके से हम देखेंगे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, यानी कि जो काम आगे होगा अपनी लाइफ में, जो काम आगे होगा, यानी कहने का अर्थ है मैं खाना खाऊंगा, यानी अभी ना हम खा रहे हैं और ना हमने खाया है, अब हम आगे खाएंगे। अब हम हो सकता इसके बाद हम कब खाएंगे, तो फ्यूचर में कहलाता है कि मैं खाना खाऊंगा, यानी आई विल ईट फूड। अब यदि आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो हम देखो बहुत सिंपल तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो ये आपका संसार है, संसार के बीचों बीच में आप रह रहे हैं, संसार के बीचों बीच में आप रह रहे हैं, ये कहलाता है आपका प्रेजेंट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। अब प्रेजेंट का मतलब, मान लो आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 5th में पढ़ रहे हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5th में, यानी अभी हाल आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये आपका कहलाता है प्रेजेंट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल। और जो पीछे निकल चुका है, पीछे यानी कि बोले तो जो आपकी 4th क्लास निकल चुकी है पीछे, वो कहलाता है आपका पास्ट। क्या कहलाता है? पास्ट। हमने मान लिया हम 5th क्लास में
हम जे 5th क्लास में हम अभी ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कहलाता है आपका प्रेजेंट। और जो आपकी 4th क्लास निकल चुकी है पीछे, वो कहलाता है पास्ट। और जो आगे यानी कि क्लास आपकी 6th 7th 8th, तो इस तरीके से जो आपकी क्लासें आगे डली हैं, ये कहलाता है आपका फ्यूचर। का कहलाता है आपका फ्यूचर कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसे कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स जो बिल्कुल अभी हाल चल रहा है, पास्ट मीन्स जो पीछे निकल चुका है, फ्यूचर मीन्स जो अपने आगे आने वाला। ये कहलाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आपको 3 चीज़ें पता चल गई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस आपके 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। इस तरीके से आप 4 करके 12 टेंस आपको पढ़ना है। तो हम अब प्रेजेंट का पहला टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्या कहलाता है? देखो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक पहचान आपकी जी हो गई। और गहराई से हम अगर सेंटेंस को देखेंगे तो इसका प्रयोग आदत, सामान्य से कार्यों में और सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर रोजाना के काम बताने में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन में? किसी की आदत को दर्शाना हो, सामान्य कार्य को दर्शाना हो, सार्वभौमिक सत्य को दर्शाना हो, या फिर कोई रोजाना के काम बताने में हो, यानी कि डेली ना के जो अपने काम होते हैं, नहाना ब्रश करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन वर्क होते हैं जो अपने डेली ना के कार्य, उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपकी ये तो हो गई आपकी क्या पहचान। एक आप अगर नीचे की लाइन को ना ध्यान में रख पा रहे, ना समझ पा रहे, तो आप लास्ट में याद रखें कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, इतने से कम चल जाएगा। लेकिन जो आप अपन बड़ी क्लास में पढ़ने लगते हैं तो हमें ये अंदर की भाव, सेंटेंस का भाव पता करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ चल रही है इसमें, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। अब देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब देखो क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे आप कैसे? 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फर्स्ट कंडीशन में या एस, फर्स्ट कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। अब ईएस कब लगाएंगे? जब वाक्य, एस या ईएस कब लगाएंगे? जब वाक्य अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट भैया सिंगुलर होना चाहिए। यानी वाक्य में सब्जेक्ट अपना, यानी कि वाक्य अफर्मेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कहने का अर्थ होता है एक वचनकर्ता होना चाहिए। तब आप एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन में आप या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डू डज का प्रयोग आप कब करेंगे? तो देखो डू डज का प्रयोग कब करेंगे?
इधर पर लिख लो, जब वाक्य निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो। जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो तब आप डू डच का प्रयोग करेंगे। SCIS का पता चल गया। SCIS का प्रयोग अपन कब करते हैं? जब वाक्य अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, तब आप SCIS का प्रयोग करेंगे। और डू डच का प्रयोग कब करेंगे? जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो, तब आप क्या का प्रयोग करेंगे? या तो डू का करेंगे या डच का करेंगे। अब यह चीज़ भी ध्यान रखो, डू का प्रयोग करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे डू। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? देखो लिखा है, आई मीन्स मैं, भी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे के साथ आप डू लगाएंगे। यानी आई, वी, यू, दे, ये आपके कहलाते प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन कर्ता। डच का प्रयोग एक वचन कर्ता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही मतलब वह यानी लड़का, सी मतलब वह यानी कि लड़की। लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी। ही, सी, इट। इट मतलब कोई निर्जीव वस्तु है या फिर किसी का नाम। राम, सीता, श्याम, इस तरीके के आ जाते हैं अपने नाम व्यक्तियों के, लड़कों के, लड़कियों के। तो डू डच आपको पता चल गया। जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो तब आप डू डच का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब आप SCIS का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। अब देखो, जैसे ये लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर देखेंगे हम सबसे पहले कि वाक्य की संरचना कैसी होगी। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स लिखेंगे। देखो पहले दूसरा एग्जाम्पल, वह खेलती है। वाक्य के लास्ट में देखो क्या लिखा? ती है। समझ जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान थी? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो अपने पास ती है शब्द आ गया। क्या आ गया आपका? ती है शब्द आपका आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि वह खेलती है, तो वह सेंटेंस अपने पास कैसा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉट ना हो, ना कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। फिर क्या लिखना? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो कंडीशन में बटी है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू डच। तो इसमें हम एस या ईएस लगाएंगे कि डू डच लगाएंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा? सेंटेंस अफर्मेटिव है तो भैया जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होना चाहिए। सब्जेक्ट अपना सी सिंगुलर है तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब भैया वह के लिए हम क्या लगाएंगे? सी। और खिलना के लिए हम क्या करेंगे? प्ले लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? प्ले। अब प्ले में एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, एक किस पर डिपेंड होता है। तो जिस भी वर्ब में आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है, उस वर्ब का लास्ट वाला अक्षर देखिए। लास्ट वाला अक्षर क्या है? वाई है। क्या है? वाई। अब यहाँ पर देखिए, यदि लास्ट वाला अक्षर ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए, एच आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तो आप क्या करोगे? ईएस लगाओगे। क्या लगाओगे? ईएस। अगर ये 5 शब्द नहीं है लास्ट में तो बस शेष सभी के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो भैया वाई तो इधर कहीं है नहीं है तो ईएस तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? अपना एस लगेगा, तो प्लेस हो जाएगा। तो वह खेलती है, सी प्लेस। ठीक, इस तरीके से अपना ये एग्जाम्पल बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं के लिए अपन क्या लिखेंगे? आई। ता हूँ पहचान हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखो,
सेंटेंस अफर्मेटिव है, एस या एस का प्रयोग करना है। क्या सब्जेक्ट एक वचन है? मैं एक वचन होता कि बहुवचन होता? बहुवचन कर्ता के सामने लिखो भैया आई, तो सब्जेक्ट बहुवचन है। लगना तो था एस या ई एस, लेकिन सब्जेक्ट बहुवचन हो गया तो फिर वो एस या ई एस भी नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दो, मैं के लिए आई, पढ़ना के लिए रीड और किताब के लिए द बुक, आई रीड द बुक, बस आपका बन जाएगा। इस तरीके से हमने अफर्मेटिव देखे। अब नेगेटिव का भैया देखो, नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य क्या देखेंगे हम? नकारात्मक वाक्य यानी स्ट्रक्चर, संरचना क्या रहेगी? सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर इसके तुरंत नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपके अदर वर्ड्स। देखो एग्जाम्पल, वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, वाक्य के लास्ट में क्या लिखा? ते हैं लिखा है। क्या लिखा वाक्य के लास्ट में? ते है। समझ जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम उसको अपने तरीक़ा से बनाएंगे। देखो कैसे, बे के लिए अपन क्या लगाएंगे? दे। सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो एस या ई एस लगेगा कि डू डज? हमने देखो यहाँ पर लिख लिया था, जब वाक्य नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव हो तब काय का प्रयोग करना है? डू डज का प्रयोग। अब अपना डू डज लगेगा इसमें। तो दे, अब दे लिखा है जो एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? तो अपने पास जो बे है जो बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो वे गाना नहीं गाते हैं, तो वे गाना नहीं गाते हैं तो बे के हिसाब से हमने लगाया है दे, और दे के हिसाब से नहीं लिखा है तो हम पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाना है? डू या डज लगाना है। तो दे बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। तो भैया डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग, गाते के लिए क्या लिखेंगे? सिंग, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वह स्कूल नहीं जाता है, वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है? तो वह होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। देखो अगर ना समझ में आ रहा होगा तो इधर देखो, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डज, यानी कि ही लड़का है तो अपन डज लगाएंगे ही के साथ। तो वही लिखा है ही के साथ डज, नहीं है तो डज नॉट, और जाना के लिए गो, और टू स्कूल, जे अपने पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से थोड़े जे विशेष प्रकार का वाक्य है। तीसरा नंबर थोड़ा ध्यान समझो, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ जाए, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें और कभी नहीं वाला वाक्य आ जाए, आपका क्या आ जाए? कभी नहीं वाला वाक्य। तो कभी नहीं वाला वाक्य का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन नेवर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ता है, डू डज का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जे अपवाद है, विशेष प्रकार का हम इसको वाक्य कहेंगे कि कभी नहीं के साथ डू डज का प्रयोग ना करके एस या ई एस का नियम चलता है। कैसे? वह के लिखो पहले सो ही, कभी नहीं के साथ एस या एस का प्रयोग करना, डू डज का नहीं करना है तो आप सीधे डायरेक्ट लिख दो नेवर, ही नेवर। झूठ बोलना के लिए लिखते हैं टेल आ लाई। क्या लिखते हैं झूठ बोलना के लिए? टेल आ लाई। तो अब टेल में एस लगाने पड़े हेल्पिंग वर्ब, टेल्स आ लाई। क्यों लगाने पड़े? क्योंकि ये अपवाद है, नेगेटिव सेंटेंस जरूर है, डू डज का प्रयोग नहीं होगा इसमें, कभी नहीं वाले वाक्य में एस या एस का प्रयोग होता है।
तो इसलिए हमें ध्यान से बनाना है इसको। आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। 3 कैटेगरी के सेंटेंस पढ़ना है आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिया, अब इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले या तो ढूंढा जाता है, फिर सब्जेक्ट मिलता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलती है, फिर ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर अदर वर्ड्स मिलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है, फिर उसके बाद डू डज मिलेगा, डू मिलेगा या डज मिलेगा, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, फिर अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स। जी आपका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अब दोनों सेंटेंस देखो। क्वेश्चन प्रश्न सूचक वाक्य कहते किन है। प्रश्न सूचक वाक्य का मतलब है जिन वाक्यों में क्वेश्चंस वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चंस वर्ड क्या कहलाते हैं, देखो हमें यहाँ बता दें, प्रश्न वाचक शब्द, इन्हीं को कहते हैं अपन लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस वर्ड। यानी व्हाट मीन्स होता है क्या, भाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कहाँ के लिए, वेयर। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। इस तरीके से हमारे एक 6 क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। अब यदि वाक्यों में एक क्वेश्चंस वर्ड आ गए तो सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। अब देखो 2 तरीके से आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन यानी पहला सेंटेंस, क्या तुम किताबें पढ़ते हो, क्या तुम किताबें पढ़ते हो। जब कोई पढ़ते हो, सब वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो क्या तुम किताबें पढ़ते हो, समझ जाओ। ती हो आ गया, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे बनाएंगे, जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी भैया नहीं लिखने अपन को, क्या की अंग्रेजी तो लिखना ही नहीं है, तो क्या करने जाके वजह से, क्या की वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगना है, डू या डज, वो आपको आगे निकाल लेनी है। तो तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे, तुम यानी कि बहुवचन है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ अपन क्या लगाएंगे, डू। तुम के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो जो हेल्पिंग वर्ब अपनी सबसे पहले लगेगी डू, फिर उसके तुरंत बाद लगेगा यू, यानी कि सब्जेक्ट। क्या लिखा है स्ट्रक्चर में, डू या डज, फिर उसको तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो यह सब्जेक्ट लिख दो, डू डज फिर सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की है तो भैया 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, तो बची कुची हेल्पिंग वर्ब इधर पर आएगी। लेकिन अपनी हेल्पिंग वर्ब एक ही शब्द की है, डू अकेला है, तो भैया वो आगे निकल आया अपना, ठीक है ना। तो डू डज, तो यू के साथ से लगा डू फिर यू, तो भैया अब हेल्पिंग वर्ब तो बची कुची है नहीं है, क्या लिखेंगे अपन लोग, इधर पर वर्ब करना है प्लस में वर्ब। जी हेल्पिंग वर्ब तो जी गलत है, हेल्पिंग वर्ब अपन आगे निकाल सकेंगे। तो डू डज लग गया, डू यू, फिर अपन क्या लिखेंगे वर्ब, रीड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द बुक। तो तुम के क्या की वजह से हेल्पिंग वर्ब डू आगे निकल आई, तुम यू लगा है, सब्जेक्ट लिख गया, फिर आप लिखेंगे पढ़ना की, रीड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट द बुक्स, ठीक है ना। क्या तुम किताबें पढ़ते हो, डू यू रीड द बुक्स। और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है सबको। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसी तरीक़ा से हम मंदिर कब जाते हैं, वाक्य
के लास्ट में ते है, समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम मंदिर कब जाते हैं, ता है ती है ती है। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में, कब, कब आ गया, जे है अपने पास चौथे नंबर का कब बीच में आ जाए, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी अपन आगे निकालते हैं। तो भैया निकल आई वैन, क्या निकल आई, वैन। इसके तुरंत बाद लगाएंगे यानी कि स्ट्रक्चर सेकंड क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में डूडज लगाएंगे। तो हम के हिसाब से क्या लगाएंगे, डू। हम बहुवचन है तो हम के हिसाब से क्या लगाएंगे, डू। तो वैन डू, और हम के लिए अपन क्या लगाएंगे, वी, वैन डू वी। अब इसके बाद अपन क्या लगाएंगे, वर्ब, क्या लगाएंगे, वर्ब। जे हेल्पिंग को हटा दें, सब्जेक्ट, फिर अपन क्या लगेंगे, वर्ब गो टू, और फिर ऑब्जेक्ट दैट गो टू टेम्पल, और पीछे अपन क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। एक बार और समझे, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे आप वर्ब, फिर लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि पहला टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आपने पढ़ा है कि पहले सबसे पहले पढ़ा है, पहले तो टेंस ही क्या कहलाता है। आपने टेंस पढ़ने के बाद टेंस के बारे में पढ़ा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन प्रकार में प्रेजेंट का पहला टेंस पढ़ लिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी। हेल्पिंग वर्ब दो कंडीशन में चलती है, फर्स्ट कंडीशन में एस या ई एस, सेकेंड कंडीशन में डूडस चलता है। फर्स्ट कंडीशन एस या ई एस कब चलता है, जब वाक्य अफर्मेटिव होता है और सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, तब आप एस या ई एस लगा सकते हैं। डूडस का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य निगेटिव हो तथा इंट्रोगेटिव हो, तब आप डूडस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपने पहले अफर्मेटिव देखे सेंटेंस, फिर आपने नेगेटिव देखे यानी एग्जाम्पल में, फिर आपने इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसमें हम देखेंगे, कल देखेंगे हम दूसरा सेंटेंस रहेगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लास एम के बरुआ सागर के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिएगा।